हेलो दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़रूर समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे। हम उसे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ज़रूर सोलो का बनाएंगे। नव प्रतिशिष्ट मॉडल वृद्धि की स्थायी दर। 1956 में सोलो ने एक लेख को प्रकाशित किए। उस लेख का नाम था ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इसका हिंदी मतलब निकाला जाए तो क्या होगा? आर्थिक विकास के सिद्धांत में एक योगदान। इस मॉडल पर सबसे पहले विचार जेम्स थॉबी ने किया था। मैंने ये जो सोलो मॉडल दिए थे, इस तरह के मॉडल पर सबसे पहले विचार जेम्स थॉबी ने किए थे। लेकिन जेम्स थॉबी ने जो भी लेख लिखे थे इस तरह इससे रिलेटेड, उसमें कुछ ना कुछ खामियां थी। तो यहाँ हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन इसे लोकप्रियता और सुधार सोलो द्वारा मिला। मतलब सोलो ने भी इसी से रिलेटेड टॉपिक को लेख को लिखे और प्रकाशित किए। और जितने सारे जेम्स थॉबी में भी कमियां थी, उसको वो सुधार करके लिखे। इसीलिए इनके मॉडल को लोकप्रियता भी मिली साथ साथ में। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। मतलब जो भी सोलो मॉडल था, उनके आधार पर इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। देखिए, यह मॉडल पेश हुआ था, लेख को प्रकाशित किया गया था 1956 में, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार 1987 यानी 1987 को दिया गया। अपने भाषण में यह मॉडल विकास सिद्धांत में मॉडल निर्माण के एक कुटीर उद्योगों की शुरुआत है। अपने मॉडल में सोलो ने ये कहा कि जो हम मॉडल जो दिए हैं, ये एक तरह की शुरुआत है कुटीर उद्योगों की तरह। जैसे जैसे कि एक कुटीर उद्योग ही धीरे धीरे बड़ा हो गया, एक बड़ा इंडस्ट्री बन जाता है ना। तो ये एक शुरुआत ही है इस प्रकार के मॉडल का। ये सोलो ने कहा, ये हमारा जो मॉडल है वो कुटीर उद्योगों की शुरुआत की तरह है। ये अपने मॉडल द्वारा हेरोडोम मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किए, है ना। सोलो जो मॉडल दिए, हेरोडोम मॉडल में जो भी कमी रह गई थी, उसको सुधार करने का प्रयास किए। वो सारे कमियों को सुधार करने का प्रयास किए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हेरोडोमस से रिलेटेड कमियों को सुधार करने का सबसे पहले जेम्स थॉबिन ने किए थे। लेकिन उनके मॉडल में कमियां भी थी और साथ साथ लोकप्रियता भी नहीं मिली थी। लेकिन इसी से रिलेटेड सारी कमियों को, जेम्स थॉबिन से रिलेटेड जो भी कमियां थी और हेरोडोम मॉडल में भी जो कमियां रह गई थी, उस सारे कमियों को सुधार करने का प्रयास सोलो ने किए। इसीलिए इनके मॉडल को लोकप्रियता भी मिली। अब देखिए कमियां क्या थी हेरोडोमन मॉडल में। हेरोडोमन मॉडल में ये कहा गया था कि अगर कोई भी अर्थव्यवस्था संतुलन से हट जाए यानी असंतुलित हो जाए, तो वो असंतुलित होते हुए ही चली जाएगी। मतलब कि वो एक बार अनबैलेंस के बाद वो बैलेंस हो नहीं पाएगी। लेकिन सोलो ने ही इसका आंसर ये दिया। इनके इनके मॉडल में ये कहा गया कि कोई भी अर्थव्यवस्था अगर संतुलन की अवस्था से हट जाती है, तो फिर से वो संतुलित अवस्था में हो जाएगी। सोलो मॉडल यह दर्शाता है कि किस प्रकार बचत, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी प्रगति किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। मतलब सोलो मॉडल में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो बचत है, जनसंख्या है, बचत यानी सेविंग, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट, ये किस प्रकार कोई भी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन है और समृद्धि यानी ग्रोथ को प्रभावित करता है, उत्पादन और ग्रोथ को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, यह इस बात का भी व्याख्या करता है, मैंने सोलो मॉडल इस बात को भी बताता है कि राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। मैंने क्यों राष्ट्र आय में वृद्धि होती है, इसका भी जवाब सोलो मॉडल देता है। साथ साथ में क्यों कुछ अर्थव्यवस्था दूसरों की तुलना में तेजी से तरक्की करती है। मैंने सोलो मॉडल से हम लोग ये भी सीख लेंगे कि क्यों जो कुछ अर्थव्यवस्था है दूसरों की तुलना में तेजी से प्रगति कर रही है।
नेक्स्ट हमको सोलो मॉडल से ये भी जानकारी मिल जाएगा कि अस्थिर अवस्था में अगर बचत दर में परिवर्तन कर जाए, अगर बचत दर में बदलाव ला दिया जाए, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी में भी प्रगति कर लिया जाए, तो प्रति व्यक्ति पूंजी को कैसे प्रभावित करते हैं, मतलब ये सारी चीज प्रति व्यक्ति पूंजी यानी पर कैपिटा इनकम को कैसे इफेक्ट करते हैं। इस सोलो मॉडल से हमको ये भी सीखने को या मिले है तो मान्यताएं, या फिर दूसरे शब्द में यानी इंग्लिश में कहे तो एजम्पशन, है ना। ये क्या होता है, ये अवधारणा या फिर मान्यताएं वैसी चीज़ों को कहते हैं जिसको बेस मान करके आगे थ्योरी को लिखा गया है। मैंने सोलो ने ये सारे चीज़ों को बेस मान लिया और इस आधार पर अपने थ्योरी को बताया। देखते हैं क्या क्या चीज़ों को सोलो ने मान लिए थे। कि सोलो ने सबसे पहले ये माने कि केवल एकीकृत वस्तु का उत्पादन होगा और जिसे उपभोग किया जा सकता है या इसे पूंजी के रूप में संचित किया जाता है। सोलो ने कहा कि हम ऐसे वस्तु के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जिसको या तो हम संचित कर ले उपभोग कर लेंगे यानी कंज्यूम कर लेंगे, या फिर हम उसको पूंजी के रूप में हम उसको संचित कर सकते हैं। ऐसे वस्तु के उत्पादन की सोलो ने बात किया। दूसरा कहें कि श्रम आपूर्ति एक रूप है और विभिन्न कौशल वाले श्रमिकों के बीच में कोई अंतर नहीं है। सोलो ने बताया कि जितने सारे देश में लोग हैं वो सारे लोग एक श्रमिक हैं और सारे लोग जो श्रमिक है उसको काम करने की क्षमता भी एक जैसी है, मतलब कोई भी ना ज्यादा काम करता ना कम, माने सारे श्रमिक का जो काम करने की क्षमता वो एक जैसे माने हैं। अब नेक्स्ट क्या है, केवल दो कारक हैं। सोलो ने कहा कि उत्पादन करने के लिए केवल दो कारक हैं, पूंजी और श्रम। पूंजी और श्रम यानी कैपिटल और लेबर। और इसके बारे में और भी कहा कि स्थानांतरण संभव है, यानी हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए लेबर की जगह पूंजी का भी यूज कर सकते हैं और पूंजी को कम करके उसके जगह लेबर को भी लगा सकते हैं, मतलब दोनों के बीच में स्थानांतरण संभव है। उत्पादन कार्य निरंतर है यानी प्रोडक्शन यानी कभी रुक नहीं रहा है, वो लगातार चल रहा है और यह स्थिर प्रतिफल नियम का पालन करती है, मतलब यदि श्रम और पूंजी को दो गुना किया जाए तो उत्पादन भी दो गुना हो जाता है। सोलो ने ये कहें कि उत्पादन जो है लगातार चल रही है, वो रुकती नहीं है, और साथ साथ में ये भी कहें उत्पादन के बारे में कि ये स्थिर प्रतिफल के नियम को फॉलो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर श्रम और पूंजी को हम दोगुना कर दे तो उत्पादन भी दोगुना हो जाएगा, और उसके विपरीत अगर जाए कि श्रम और पूंजी को हम आधा कर दे तो उत्पादन भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट ये कहें कि लोग अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाते हैं। सोलो ने ये मान लिए कि जितने सारे लोग हैं वो अपने आय का कुछ हिस्सा को बचा लेते हैं, कुछ हिस्सा को बचा लेते हैं का मतलब हैं, और साथ साथ में एक फार्मूला बताएं कि एस बराबर छोटा एस और इंटू वाई। एस मतलब होता है बचत यानी सेविंग, और छोटा एस का मतलब हुआ आय का कुछ हिस्सा। मान लेते हैं कि एक आदमी 100 रुपये कमाता है, छोटा एस का मतलब ये हुआ कि इनकम का कुछ हिस्सा, इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग का कुछ पार्ट मान लेते हैं 1/4, तो वो क्या कर लेता है, सेविंग कर लेता है। यानी कितना सेविंग किया, यानी 25 रुपये वो सेविंग किया। छोटा एस का मतलब हुआ कि आय का कुछ हिस्सा को डिनोट किया गया है छोटा एस से, और वाई मतलब क्या है, आय इनकम, और एस मतलब है सेविंग या फिर कहे तो बचत। कोई विदेशी व्यापार नहीं है। सोलो ये भी कहेंगे कोई भी विदेशी व्यापार होता नहीं है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी ना ही एक्सपोर्ट संभव है ना ही इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता है, मतलब क्लोज इकोनॉमी की बात कही गई है।
सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार ना तो उसमें टैक्स लगा सकती है, ना ही टैक्स को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, यानी सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। कीमतें और मजदूरी लोचशील है। कीमतें और मजदूरी लोचशील का मतलब ये हुआ, कीमतें बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है, मजदूरी भी बढ़ सकती है या फिर घट सकती है, मतलब ये फिक्स नहीं है। मतलब ये दोनों को क्या माने, लोचशील। लोचशील का मतलब बदलते रहना। श्रम अस्थायी रूप से पूर्ण रोजगार में रहता है, माने जितने सारे लोग हैं, सबसे पहले यहाँ कंसेप्ट को समझे कि जितने सारे देश में लोग हैं वो सारे श्रमिक हैं, और जितने सारे श्रमिक हैं वो सारे लोग श्रम का काम करते, यानी लेबर का काम करते हैं। शेयर पूंजी का प्रति अवधि एक नियत दर से अवमूल्यन होता है। शेयर पूंजी, अब पूंजी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पूंजी का मतलब या तो नकदी हुआ, या फिर जिनका क्या हो, मौद्रिक मूल्य हो, मतलब ऐसा सामान जिसका उत्पादन करने में हम कुछ चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे कि मशीन, उपकरण, ये सारा क्या हो गया, पूंजी हो गया। मशीन और उपकरण का एक क्या होता है, एक मौद्रिक मूल्य होता है। तो इसके बाद ये सारे को सोलो ने क्या कहा, पूंजी। अब देखिए पूंजी के बारे में कुछ चीज़ यहाँ कहे भी है सोलो, कि ये जो पूंजी है, यानी जो शेयर पूंजी का मतलब जो उत्पादन में जो लग रहा है, वो प्रति अवधि, मतलब अब अलग अलग अवधि, प्रत्येक अवधि में एक नियत दर से अवमूल्यन होते रहता है। मतलब जैसे इस साल चल रहा है, फिर अगला साल, फिर दूसरा साल आएगा, जैसे जैसे अवधि अलग अलग होते जाएगा, वैसे वैसे उसका अवमूल्यन होता हो रहेगा। अवमूल्यन का मतलब उसका वैल्यू घट जाएगा, वैल्यू घटते जाएगा। जैसे कि कोई सामान, कोई मशीन 1,000 रुपये का है, एक साल के बाद उसका कहीं ना कहीं प्राइस 900 रुपये रह जाएगा। फिर एक साल और बीत गया तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, 800, 700, ऐसे करके घटते जाएगा। जाहिर सी बात है कि कोई भी पुराना सामान जैसे जैसे होता है ना, उसका प्राइस क्या होते जाता है, घटते जाता है। उसी चीज़ों को अवमूल्यन कहते हैं। तो शेयर पूंजी में परिवर्तन निर्भर करती है। देखिए यहाँ सोलो ने ये भी बताया कि जो शेयर पूंजी वो निर्भर दो चीजों पर करेगी, पहले निवेश पर, दूसरा अवमूल्यन पर, है ना। शेयर पूंजी घट भी सकती है, कम भी हो, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये दो बातों पर निर्भर करेगी, पहला निवेश, दूसरा दूसरा क्या, अवमूल्यन पर। अवमूल्यन मतलब जिस दर से कोई भी पूंजी का कीमत क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। पूंजी का मतलब हम क्या बताएं, कोई भी मौद्रिक मूल्य वाले वस्तु। मौद्रिक मूल्य वाले वस्तु का मतलब कोई भी उपकरण या मशीन। तो देखिए यहाँ शेयर पूंजी में परिवर्तन के बारे में क्या कहें कि कैसे हम निकालेंगे शेयर पूंजी में परिवर्तन। तो हम सबसे पहले निवेश में क्या घटा देंगे, अवमूल्यन। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा हम है ना लगाए हैं प्रोडक्शन में, जितने सारे हम पैसा बिजनेस में पैसा लगाए हैं, वो हो गया इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। और अवमूल्यन मतलब जो जो सामान हमारे पास है वो कितना, उसका कीमत में गिरावट आ गई, तो उसको कहते हैं अवमूल्यन। जैसे कि 1,000 रुपये लगाए हैं और कुछ ऐसे वस्तु है जिसमें जिसका अवमूल्यन हो गया, और हमारा अवमूल्यन कितना रुपया का हो गया, वो वस्तु जैसे जैसे पुराना होगा उसका दाम घटते जाएगा। जैसे 1,000 के कुछ सामान थे, वो उसका 100 रुपये और कम हो गया। तो हमारा क्या हुआ, शेयर पूंजी में कितने रुपए का परिवर्तन आ गया, 900 रुपये का। तो ये हो गया हमारा शेयर पूंजी में सोलो मॉडल परिवर्तन। के वृद्धि की अस्थायी दर, मतलब सोलो मॉडल ने वृद्धि की अस्थायी दर को कैसे बताएं। वृद्धि का अस्थायी दर का मतलब क्या होता है, वृद्धि का अस्थायी दर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ वृद्धि कर रही है लेकिन एक रूप से, मतलब ना ही ज़्यादा गति कर जा रही है अचानक, ना ही कम। मतलब कोई भी चर अगर वृद्धि कर रही है जैसे 10% की दर से, तो अगले साल भी 10% बढ़ेगी, नेक्स्ट ईयर भी 10% बढ़ेगी। तो इसको कहते हैं वृद्धि की अस्थायी दर, समझे ना। तो वह इसी के बारे में हम जानने वाले हैं कि वृद्धि की अस्थायी दर को सोलो ने किस प्रकार बताया। किसी अर्थव्यवस्था की बचत दर और जनसंख्या में वृद्धि दर दिए हुए होने पर किसी स्थिति में प्रति व्यक्ति पूंजी और परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति उत्पादन स्थिर रहते हैं। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई अर्थव्यवस्था में बचत दर
और जनसंख्या में वृद्धि दर दिया गया है। माने कोई भी अर्थव्यवस्था में बताया गया है कि बचत दर इतना है, जनसंख्या की वृद्धि दर इतना है। तो एक ऐसी स्थिति आती है जिस समय प्रति व्यक्ति पूँजी के साथ-साथ प्रति व्यक्ति उत्पादन भी क्या रहता है? स्थिर रहता है। माने एक समय एक ऐसा आएगा जिस समय प्रति व्यक्ति पूँजी और प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा और स्थिर रूप से वो ग्रो करेंगे। अब देखिए ये चीज़ समझते हैं और क्या बताएँ? प्रति व्यक्ति पूँजी की मात्रा को स्थिर बनाए रखने के लिए माने जिस समय प्रति व्यक्ति पूँजी एक स्थिर हो गया है और उसी को हम स्थिर बनाकर रखना चाहते हैं। मतलब स्थिर का मतलब वो 10% से बढ़ रहे हैं तो 10% में ही आगे अगर बढ़ाते रहना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या ज़रूरी है? सोलो ने बताया कि अगर प्रति व्यक्ति पूँजी की मात्रा को हम स्थिर बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है क्या है कि पूँजी संचय में वृद्धि की दर जनसंख्या में वृद्धि के दर के समान रहे। मतलब अगर हम प्रति व्यक्ति पूँजी की मात्रा को हम स्थिर बना कर के रखना चाहते हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि संचय में वृद्धि दर मैंने पूँजी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब जो भी पूँजी जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारे लिए पूँजी, बिज़नेस में पैसा लगाए वो हमारे लिए क्या हो गया? पूँजी। तो पूँजी में जो वृद्धि हो रही है उसकी दर किसके बराबर होना चाहिए? जनसंख्या की वृद्धि दर के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जनसंख्या 10% से बढ़ी तो हमको भी पूँजी को भी 10% बढ़ा देना होगा। अपनी पूँजी यानी इन्वेस्टमेंट भी 10% कर देना होगा। मतलब जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे लिए पूँजी बन जाता है। तो हमको क्या करना होगा? निवेश भी जितना जनसंख्या बढ़ा उसी अनुसार हमको निवेश बढ़ा देना होगा। निवेश का मतलब क्या हुआ? उतना पूँजी भी बढ़ गया। तो इसको डिजिट के रूप में कैसे बताएँ सोलो ने? देखिए पूँजी की दर इसको ये डेल्टा का मतलब वृद्धि को दर्शा रहा है, चेंज को दर्शाता है। तो पूँजी में कितना बदलाव आया? मान लेते हैं n% का बदलाव आया। तो हमको ये चाहिए कि श्रम देखिए एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि जितने सारे श्रमिक हैं, सोलो ने सारे श्रमिकों जितनी सारी जनसंख्या वो सारे जनसंख्या को सोलो ने क्या माना? श्रमिक माना। सोलो ने ये माने थे थ्योरी को लिखते समय कि जितनी सारी जनसंख्या है वो एक श्रमिक है। तो इसके अनुसार तो हम यहाँ जहाँ भी जनसंख्या का बात करेंगे वहाँ श्रम शक्ति भी समझ सकते हैं या श्रम शक्ति की बात करेंगे तो वह जनसंख्या भी क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अब देखिए यहाँ जितना पूँजी में वृद्धि हुआ तो चाहिए कि जनसंख्या में भी उतना ही वृद्धि हो या फिर जितना जनसंख्या में वृद्धि हुआ तो अगर हमको प्रति व्यक्ति आय को सेम बना करके रखना है, प्रति व्यक्ति पूँजी को स्थिर रखना है, तो उसी रूप में पूँजी को भी बढ़ाना होगा। माने जितनी दर से अगर जनसंख्या बढ़ा, उसी रेट से हमको क्या बढ़ाना होगा? पूँजी को भी बढ़ाना होगा। सोलो ने ये बताया, सोलो ने सिंपल वर्ड में ये बताया, ध्यान से समझेंगे कि अगर प्रति व्यक्ति पूँजी को स्थिर बना कर के रखना चाहते हैं, उसी रेट से ग्रो करवाना चाहते हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि जिस रूप से जनसंख्या चेंज हो रही है, जिस रूप से श्रमिक की संख्या चेंज हो रही है, जिस रूप से श्रमिकों में वृद्धि हो रही है, उसी रेट से हमको पूँजी में भी वृद्धि करना होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय भी समान हो रहेगी। अगर हमारा पूँजी भी उसी रूप से जनसंख्या जिस रेट से बढ़ रहा है उसी रेट से अगर पूँजी भी बढ़े, अब पूँजी बढ़े तो सोलो ने कहा उसी रेट से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। यानी तीनों एक ही रेट से ग्रो करेगी। यानी यहाँ समझेंगे अगर जनसंख्या यानी श्रमिक अगर n रेट से बढ़ रहा है तो पूँजी भी उसी रेट से बढ़ेगी। अगर पूँजी उसी रेट से बढ़ी, ये दोनों उसी रेट से बढ़ी, एक ही रेट से n% की दर से, तो हाँ लोगों का आय भी उसी रेट से बढ़ेगा यानी सारे चर क्या हो जाएँगे? स्थिर हो जाएँगे, है ना? और जो अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर होगा, वो स्थिर रूप से वृद्धि करता रहेगा।
अब हम जानेंगे उत्पादन फलन। हाँ, हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी को छोड़ करके हम उत्पादन फलन का जिक्र कर रहे हैं, और फिर इसके आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे कि टेक्नोलॉजी के साथ उत्पादन फलन क्या होता है। देखिए, यहाँ उत्पादन फलन टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान के या छोड़ करके उत्पादन फलन क्या हो गया। फलन फलन का मतलब हुआ रिलेशन, है ना, समझें, संबंध एक तरह का। y बराबर एफ के एल, वाई क्या है, उत्पादन है, या फिर इसको आई भी कर सकते हैं या फिर जीडीपी भी कर सकते हैं। और यहाँ के और एल है, अगर प्रति व्यक्ति के लिए लाना चाहते हैं, यहाँ ध्यान रखें कि ये जो बड़ा वाई है ये टोटल उत्पादन की बात कर रहे हैं, कुल आय की बात कर रहे हैं, कुल जीडीपी की बात कर रहे हैं, और के जो है वो टोटल पूंजी की बात कर रहे हैं, कुल पूंजी की, और एल कुल जनसंख्या कहें या फिर कुल श्रमिक कहें। अब प्रति व्यक्ति के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को दोनों ओर किससे भागा देना होगा, एल से भागा देना होगा। अब दोनों ओर हम एल से भागा दिए तो हमारा क्या आ गया, वाई बाय एल एफ, और के बाय एल, और एल एल कट गया तो क्या आ गया, वन। यानी वन किसी से भी मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड कुछ भी होता है तो वो उतना ही रहता है। इसीलिए हम देखिए वाई बाई एल के लिए क्या यूज किए, छोटा वाई। छोटा वाई हम एल से डिवाइड किस लिए किए थे, कि ताकि प्रति व्यक्ति उत्पादन या प्रति व्यक्ति जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय को निकाल सके। प्रति व्यक्ति निकालने के लिए कभी भी प्रति व्यक्ति, जैसे कि टोटल आय अगर 1,000 रुपये है, अगर उसमें से एक एक व्यक्ति के लिए पूछा जाए, मान लेते 10 व्यक्ति हैं और 10 से डिवाइड किया तो एक व्यक्ति के पीछे कितना हुआ, 100 रुपये, मैंने एक व्यक्ति का है 100 रुपये। इसीलिए हम यहाँ सबको किससे डिवाइड कर दिए, एल से। एल का मतलब क्या हुआ, जनसंख्या, और एल से जैसे ही डिवाइड किया तो ये क्या निकल गया, प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति आय भी कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति जीडीपी भी कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कर सकते हैं। और यहाँ के, ये देखिए बड़ा के है, इसको मान लीजिए छोटा, ये जो आया छोटा के है, तो बड़ा और छोटा में बस इतना ही अंतर है, बड़ा और छोटा में थोड़ा सा अंतर है। बड़ा जो है वो कुल प्रोडक्शन, कुल जीडीपी को दिखाएगा, और जो छोटा है प्रति व्यक्ति उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, माने प्रति व्यक्ति के लिए छोटा और कुल के लिए बड़ा डिजिट का यूज किया गया है। तो ये बड़ा के है, और इसको हम लेबर से डिवाइड किए तो एक व्यक्ति के लिए पूंजी कितना लग गया, उसको डिनोट कर रहा है। यानी हम ये फार्मूला से हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जो प्रति व्यक्ति आय का जो रिश्ता है वो प्रति व्यक्ति पूंजी के साथ है। यानी प्रति व्यक्ति पूंजी को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये हमको ये फार्मूला से पता चलता है। वही चीज लिखे हैं, छोटा वाई बराबर प्रति व्यक्ति आय, छोटा के बराबर प्रति व्यक्ति पूंजी। और यहाँ सोरो ने ये भी माना कि जितने जितने लोग कमाते हैं, जितने लोग कमाने के बाद बचत करते हैं, वो सारे बचत को क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी निवेश कर देते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ लिखे आई बराबर एस, आई का आई लिखेंगे, और एस का फार्मूला होता है, हम इससे के आगे बताएंगे कि एस का मतलब हुआ, ये बड़ा एस का मतलब छोटा एस और वाई। अब यहाँ क्या किए, ये ये आई आई का आई, एस का एस, और वाई के जगह क्या यूज किए, एफ के। अब देखिए एफ के कहाँ से आ गया, एफ के यहाँ से, ये छोटा वाई का के जगह इक्वल टू किसके बराबर है, एफ के, है ना। तो यहाँ पर बड़ा इसका छोटा एस, देखिए इसका फार्मूला ये होता है। अब देखेंगे समझेंगे ध्यान से, ये बड़ा एस को हटाएं और बड़ा एस की जगह क्या यूज कर दिए, एस और वाई, एस और वाई, एस और वाई, और वाई की जगह एफ के। तो इस प्रकार हमारा ये निकल के आया। अगर नहीं समझ में आया तो हम यहाँ फिर से बता देते हैं इस चीज़ों को। देखिए यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। देखिए आई बराबर, सोलो ने ये बताया, और एस का रिश्ता, बड़ा एस का रिश्ता जो बताएं, ये छोटा एस और वाई के साथ। ये अगर फार्मूला नहीं समझ में आया, आने वाले वीडियो में अच्छे तरीके से बता देंगे। अब देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ आई बराबर हमारा आ गया छोटा एस, और वाई के जगह क्या से लिखेंगे, एफ एक्स। ये वाई के जगह क्या लिखेंगे, वाई के जगह लिखेंगे एफ और के। ये फार्मूला आया इन्वेस्टमेंट। अब हम इस ग्राफ को हम अच्छे तरीके से समझेंगे।
ग्राफ देखिए, सोलो ने ये है प्रति व्यक्ति पूंजी और ये प्रति व्यक्ति आय को डिनोट कर रहा है। तो ये पोर्शन और ये किसको डिनोट करता है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। और इसको क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति पूंजी, प्रति व्यक्ति पूंजी। समझेंगे ध्यान से इस ग्राफ को। इसमें ये दिखा रहा है कि ये फिगर ऐसे जा रहा है। ये फिगर क्या बताता है कि जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो पूंजी लगाए हैं, जो मशीन काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होती जाती है? घटती जाती है। ये ग्राफ डिनोट कर रहा है। अब देखिए, इसको अगर प्रूव करना चाहेंगे तो ग्राफ से भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ आया। अब देखेंगे ध्यान से। अब मान लेते हैं कि इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, इस पोजीशन की। अब इस पोजीशन में क्या हुआ? इतना दूर तक। तो यहाँ हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पूंजी देखिए इतना पोर्शन लगा। हाँ, इनकम माने प्रति व्यक्ति आय मॉडल। सोलो मॉडल के एक नए टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है आर्थिक वृद्धि के स्रोत। स्रोत का मतलब क्या हुआ? जहाँ से हमें मिले। जैसे कि पानी का स्रोत का मतलब पानी कहाँ से मिलता है? कुआं से, तो वो स्रोत हो गया। तो आर्थिक वृद्धि का स्रोत कौन क्या क्या होगा? आर्थिक वृद्धि का स्रोत सोलो ने माना है टेक्नोलॉजी के स्तर को माना है, जिसको ए से हम आगे डिनोट करेंगे। पूंजी की मात्रा को के से, श्रम शक्ति की मात्रा को किसे? एल से डिनोट किए हैं। उत्पादन फलन का यूज किया गया है वाई। देखिए ये पूरा उत्पादन फलन का फार्मूला है। ये वाई बराबर ए एफ के एल। आर्थिक वृद्धि के लिए उत्पादन फलन जरूरी है और उत्पादन के लिए हम लोगों को उत्पादन का स्रोत जरूरी है। तो समझते हैं यह वाई को किससे डिनोट करते हैं? वाई का मतलब ये हो गया आय हो गया, या फिर इसको दूसरे शब्द में जीडीपी भी कह सकते हैं, या फिर वाई को उत्पादन भी कहा गया है सोलो मॉडल में। मतलब वाई को 3 चीजों से डिनोट किया गया। पहला उत्पादन, दूसरा आय और तीसरा जीडीपी। और इक्वल टू ए फंक्शन, एफ है फंक्शन को डिनोट करता है, और के कोमा एल। के मतलब पूंजी और एल मतलब श्रम। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये की गई है कि जो तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, उसकी प्रगति को तटस्थ माना गया है, मतलब न्यूट्रल माना गया। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि जब भी ए का प्रभाव पड़ेगा तो कैपिटल और लेबर को समान रूप से प्रभावित करेगा। अगर टेक्नोलॉजी चेंज करना है तो टेक्नोलॉजी चेंज करने से का मतलब ये नहीं हो गया कि केवल कैपिटल को ज़्यादा प्रभावित करेगा या फिर श्रम को। वो जब भी बदलेगा तो दोनों को एक समान रूप से प्रभावित करेगा। इसीलिए तकनीक को कैसा माना गया है? तटस्थ माना गया। वही यहाँ तटस्थ का मतलब लिखे हैं कि तकनीक प्रगति श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकताओं को समान रूप से प्रभावित करती है। मतलब ये हुआ कि अगर तकनीक में इंप्रूवमेंट आ रहा है तो पूंजी और श्रम दोनों समान रूप से प्रभावित होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तकनीक हम इम्प्रूव कर देंगे, तकनीक अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ गया, तो श्रम और पूंजी दोनों की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर 5% से अगर पूंजी में इम्प्रूवमेंट होगा, प्रोडक्शन करने की क्षमता में इम्प्रूवमेंट होगा 5% की दर से पूंजी में, तो उतना ही रेट से लेबर में भी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ सीमांत उत्पादकता अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो इसको समझ लेते हैं। एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन में प्रयोग करने पर उत्पादन में हुई वृद्धि। मतलब हम एक अतिरिक्त इकाई अगर हम कैपिटल या फिर लेबर यानी पूंजी या श्रम को अगर बढ़ा रहे हैं तो जितना भी मात्रा में उत्पादन में वृद्धि होता है तो उसको कहते हैं सीमांत उत्पादकता। शॉर्ट में फिर से समझते हैं कि अगर हम पूंजी और श्रम में 1 यूनिट अगर बढ़ा देंगे, उससे जितना उत्पादन बढ़ेगा यानी प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसी को हम कहते हैं सीमांत उत्पादकता। अब जितनी सारे उत्पादन की जो व्याख्या है पैमाने के स्थिर प्रतिफल द्वारा की गई है। ये क्या होता है पैमाने का स्थिर प्रतिफल? इसको समझते हैं। साधन को जिस अनुपात में बदला जाए उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा भी बदलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पूंजी और श्रम दोनों को जिस अनुपात में बदल रहे हैं उसी अनुपात में उत्पादन भी बदलेगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जी अगर हम पूंजी और श्रम को दोगुना कर रहे हैं तो उसी अनुपात में उत्पादन भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। पूंजी और श्रम दोगुना,
तो उत्पादन भी दोगुना। पूंजी और श्रम आधा तो उत्पादन भी आधा। पूंजी और श्रम 3 गुना तो उत्पादन भी 3 गुना। इसी को हम कहते हैं पैमाने के स्थिर प्रतिफल। इसी पर ये उत्पादन का फलन बेस्ड है। अब हम समझेंगे उत्पादन में वृद्धि। ये जो त्रिभुज के जैसा दिख रहा है उसको कहते हैं चेंज। मतलब कोई भी अगर चेंज हो रहा है तो मैथमेटिकली रूप से अगर दिखाना है तो उसके लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं। यानी ये त्रिभुज नहीं है, ये इसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा अगर y से गुना हो जाएगा तो ये दिखा रहा है कि y में कितना चेंज हो। y का मतलब या जीडीपी, आय या फिर उत्पादन। उत्पादन में बदलाव को डेल्टा y से दिखाया है। इक्वल टू एफ के कोमा एल डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या दिख रहा है? डेल्टा एल का मतलब टेक्नोलॉजी के वजह से कितना उत्पादन में बदलाव आएगा। और डेल्टा के का मतलब पूंजी में बदलाव लाने से कितना बदलाव आएगा उत्पादन में। डेल्टा एल का मतलब श्रम में बदलाव लाने से उत्पादन में कितना बदलाव आएगा। यहाँ एक वर्ड और लिखा है एमपीके। एमपी का मतलब कि अगर हम पूंजी में बदलाव ला रहे हैं, पूंजी में चेंज कर रहे हैं या फिर पूंजी में 1 यूनिट हम बढ़ा रहे हैं तो वो 1 यूनिट के बढ़ने से कितना हमारा उत्पादन बढ़ा। 1 यूनिट के, समझने वाली बात है, 1 यूनिट के बढ़ने से कितना उत्पादन बढ़ा उसको डिनोट करते हैं एमपीके से। उसी प्रकार अगर 1 यूनिट अगर श्रम चेंज कर रहा है उसकी वजह से कितना उत्पादन बढ़ा उसको डिनोट करते हैं एमपीएल। एमपीएल का कहें तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, या फिर कह सकते हैं श्रम की सीमांत उत्पादकता। उसी प्रकार एमपी के बारे में क्या सकता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता। देखिए इसी चीज़ों को हम यहाँ लिखे हैं एमपीएल एमपी के, यानी ये एमपी के पूंजी और एमपी पूंजी या श्रम की सीमांत उत्पादकता। अब ये फार्मूला को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि दोनों ओर y से भागा देने पर, दोनों ओर क्या कर दिए? y से भागा दे दिए। y मतलब उत्पादन कहता हूँ, y से भागा दिए, y से भागा दिए, y से सारी जगह y से भागा दिए। अब हमारे ये जैसे का तैसे उतर गया। देखिए अब ये जैसे का तैसे यहाँ y के जगह चेंज हो गया। y के जगह क्या लिखे? ए एफ के कोमा एल। ये कहाँ से आया? ये आया हमारा यहाँ फार्मूला से। देखिए 1 नंबर में y का वैल्यू क्या है? ए एफ ब्रैकेट के एल लिख दिए प्लस एम पी के बटा वाई, और ये डेल्टा के प्लस का प्लस एम पी एल बटा वाई और डेल्टा। ये एक अच्छे तरीके से लिख दिए ताकि और इसको छोटा बनाने में आसानी हो। अब देखिए ये कट गया, ये कटा, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ये पूरा कटा, तो हमारा क्या बचेगा? डेल्टा ए और बटा ए प्लस का प्लस। यहाँ एक काम और किए हैं कि के को गुना भी किए हैं, के से भागा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर के से गुना किए और के से भागा किए, उसी चीज़ों को हम यहाँ लिख के देखा। के एम पी के से गुना किए, ऊपर में गुना किया और नीचे में उसी को भाग कर दिए ताकि फार्मूला और आसान हो जाए। वाई डेल्टा के बटा के प्लस एम पी एल बटा वाई, और डेल्टा एल है, एल से यहाँ भागा किया और इसी को बैलेंस करने के लिए ऊपर में एल से गुना कर दिए। अब हमारा यहाँ एक चीज़ और निकल करके आया। ये जो होता है के कॉमा एम पी के बटा वाई, ये क्या दिखाता है कि उत्पादन में कुल उत्पादन में पूंजी के 6 भाग, माने जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें पूंजी का कितना भाग है उसको क्या दिखाता है? के मल्टीप्लाई यानी गुना एम पी के बटा वाई। ये पूरा दिखाता है कि जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें पूंजी का भाग क्या है। और उसी प्रकार एल गुना एम पी एल बटा वाई, ये क्या दिखाता है कि जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें श्रम का भाग क्या है। तो इसके लिए हम लोग इसको थीटा मान लिए और इसके लिए हम लोग इसको 1 माइनस थीटा का उपयोग किए।
तो वो फार्मूला और सिंपल हो गया। क्या सिंपल हो गया? देखिए डेल्टा ए बाई ए प्लस का प्लस, इसको हटा दिए, ये वाला जो देख रहे थे ना, इसको हम क्या लिख दिए? थीटा, क्योंकि इसके लिए क्या यूज किए हैं? थीटा। और ये जैसे का तैसे रहने दिए प्लस, और इसके लिए हम लोग यूज किए 1 माइनस थीटा और डेल्टा एल बटा एल। तो अगर हम ये सारा का नाम जानना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, डेल्टा वाई बटा वाई क्या है? उत्पादन की वृद्धि दर। और डेल्टा ए बटा ए क्या है? तकनीकी प्रगति दर। और थीटा किसको थीटा को क्या कहेंगे? उत्पादन में पूंजी का भाग, माने टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें पूंजी का भाग क्या है? और के डेल्टा के बटा के को क्या कहेंगे? पूंजी में वृद्धि दर, माने पूंजी में कितना बदलाव आया, कितना वृद्धि किए ताकि उत्पादन में वृद्धि हुआ। 1 माइनस थीटा क्या है? उत्पादन में श्रम का भाग, माने जो जो टोटल प्रोडक्शन किया उसमें श्रम का भाग कितना था। डेल्टा एल बटा एल क्या है? श्रम की वृद्धि दर, माने कितना श्रम को बढ़ाएं ताकि प्रोडक्शन में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कि सोलो मॉडल ने अस्थिर अवस्था के बारे में क्या बताया, कि अर्थव्यवस्था में जो अस्थिर अवस्था होती है ना उसके बारे में। तो सोलो मॉडल ने अस्थिर अवस्था के लिए 2 कंडीशन बताया। पहला बताया कि जो बचत होगी ना वो निवेश के इक्वल नहीं होगी। इसको बचत कहते हैं, इसको निवेश कहते हैं, है ना। तो बचत और निवेश जब इक्वल ना हो तो अस्थिर अवस्था होती है। इसके 2 कंडीशन बताया। पहला, बचत ज़्यादा होगी निवेश से। दूसरा कंडीशन ये बताएं कि निवेश ज़्यादा होगा बचत से। तो दोनों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि जो बचत है उसको कहते हैं प्रति व्यक्ति पूंजी, या भिन्न भिन्न मैंने एस वाई को भिन्न भिन्न बचत। और एन प्लस डी के क्या बताता है? प्रति व्यक्ति पूंजी को स्थिर रखने के लिए आवश्यक पूंजी संचय निवेश, है ना। मैंने इसको ये निवेश एन प्लस डी के निवेश को बता रहा है, एस वाई प्रति व्यक्ति में जो बचत है उनको डिनोट कर रहा है। अब समझते हैं इस चीज़ों को। देखिए पहले सबसे पहले ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ में क्या क्या दिया हुआ है वो चीज़ों को समझते हैं। ग्राफ में ये दिया हुआ है, देखिए इधर प्रति व्यक्ति आय है और ये एक्स एक्सिस है जो प्रति व्यक्ति पूंजी को डिनोट कर रहा है। और दूसरी चीज़ों को बता रहा है, ये जो बड़ा लाइन है ना वो उत्पादन या कुल आय उसको डिनोट कर रहा है। और ये कर्व लाइन जो नीचे में है वो बचत को डिनोट कर रहा है। एस वाई जो देख रहे हैं ना नीचे वाला लाइन वो बचत को डिनोट कर रहा है। जो स्ट्रेट लाइन है ना वो निवेश को बता रहा है कि कितना निवेश हो रहा है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा जो पूरा उत्पादन है वो जो उत्पादन है वो निवेश और कंजप्शन, ये यहाँ से यहाँ तक कंजप्शन को डिनोट कर रहा है। जितना कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उपभोग कर रहा है, और ये यहाँ से उपभोग भी कर सकते हैं या फिर नहीं इसको कर सकते हैं बचत भी कर सकते हैं या फिर निवेश कर सकते हैं, यहाँ से लेके एस तक। और इसके ऊपर जो पोर्शन है उसको कर सकते हैं कंजप्शन यानी उपभोग। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें दिया क्या क्या है। देखिए यहाँ ये दिखाया गया 3 लाइन के बारे में समझते हैं। ये जो पूरा बॉल्ड लाइन है ना वो दिखा रहा है स्थिर अवस्था को, जब अर्थव्यवस्था स्थिर है। सोलो ने ये बताया। अब देखिए अब एक 2 कंडीशन के बारे में, दोनों कंडीशन के बारे में बता रहे। जब ये डॉटेड लाइन ये भी अस्थिर अवस्था को दिखा रहा है, ये डॉटेड लाइन ये भी अस्थिर अवस्था को दिखा रहा है, और ये बॉल्ड लाइन है ये स्थिर अवस्था को दिखा रहा है। स्थिर अवस्था को दिखा रहा है, ये कैसे समझेंगे? स्थिर अवस्था तभी होता है और जब बचत और निवेश दोनों क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। बचत और निवेश इक्वल है। अब इस पोजीशन को कैसे कर सकते हैं? देखिए ये जो एस पोजीशन है ना, यहाँ पर बचत सीधा लाइन जो है ये निवेश का, और ये कर्व लाइन बचत का, दोनों कट रहा है, दोनों एक दूसरे को काट रहा है, दोनों इसी पोजीशन में सेम हो रहा है। तो यहाँ पर बचत और निवेश दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो बराबर होने का मतलब है कि ये स्थिरता को दिखा रहा है। और ये दोनों कंडीशन हम बी और ई का बात कर लेते हैं। बी और ई देखिए ये ई है, ये ई है और ये बी है। बी और ई एक ऐसा पोजीशन जहाँ बचत और निवेश इक्वल नहीं है। अब बोलिए कैसे? देखिए यहाँ बचत नीचे है और निवेश ऊपर है। निवेश स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, निवेश ऊपर। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर निवेश नीचे है स्ट्रेट लाइन में और बचत क्या है? ऊपर है। तो यहाँ
दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों अस्थिरता को डिनोट कर रहा है। सीधा लाइन जो देख रहे हैं वो स्थिरता को डिनोट कर रहा है। समझ में आ गया ना? अब अब समझेंगे कि इसके बारे में सोलो ने क्या बताया। यहाँ सोलो ने ये बताया कि प्रति व्यक्ति पूंजी K1 पर बचत SY1 है, जो स्थायी वृद्धि दर के लिए आवश्यक पूंजी संचय से अधिक है। यानी यहाँ बताएं कि जो पूंजी संचय है वो उससे बचत अधिक है। बचत क्या है? अधिक है पूंजी संचय से। माने ये जो बी एक ऐसा पोजीशन के बारे में सोलो ने बताया कि ये जो पोजीशन देख रहे हैं ना, यहाँ बचत ज़्यादा है और पूंजी कम है। पूंजी कम, ये देखिए, इसको इस लाइन को निवेश भी कर सकते हैं और पूंजी भी कर सकते हैं, क्योंकि निवेश और पूंजी दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। जितना जितना लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना निवेश करते हैं, वो लोगों का पूंजी बन जाता है। तो यहाँ इस पोजीशन में ये बताया गया कि जो बचत है वो ज़्यादा है और पूंजी क्या है? कम है। अब देखिए, और तब क्या इसके बाद बताएं। इसके बाद बताएं कि देखिए, ये कंडीशन है K1B और K1C, माने K1B ज़्यादा है K1C से, ये लिखा हुआ है, जिससे प्रति व्यक्ति पूंजी में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था बिंदु K1 के दाईं ओर को प्रति व्यक्ति पूंजी के स्टार तक बढ़ेगी। सोलो ने जानकारी देते हुए कहा है, अगर ऐसी कंडीशन है, बचत ज़्यादा है पूंजी कम है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि बचत धीरे धीरे कम होने लगेगा और पूंजी जो है धीरे धीरे क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा कि लोग अब अपनी सारी बचत को है ना इन्वेस्ट करने लगेंगे। बचत को क्या करने लगेंगे? इन्वेस्ट। जैसे कि कोई भी आदमी के पास अगर पैसा है, अगर वो क्या कर रहा है? अपने बिजनेस में लगा रहा है। बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस में जो पैसा लगाया ना, वो उसका निवेश हो गया, वो उसका पूंजी हो गया। और जब पैसा अपना बचत का लगाया तो बचत क्या हो गया? कम हो गया। तो हम यहाँ ये समझे, बचत धीरे धीरे क्या हुआ? कम हुआ। निवेश यानी पूंजी क्या हुआ? बढ़ गया। कैसे बढ़ा? कि लोग अपने बचत का कुछ हिस्सा कहाँ इन्वेस्ट करने लगे? पूंजी में लगाने लगे, बिजनेस में लगाने लगे, जिससे धीरे धीरे बचत उसका कम होने लगा और पूंजी उसका धीरे धीरे बढ़ने लगा। और एक समय ऐसा आ गया जब दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल होने की स्थिति को कहते हैं स्थिर अवस्था, है ना? तो वही सोलो ने बताया कि ये तब तक पूंजी बढ़ते रहेगा जब तक पूंजी और बचत दोनों इक्वल ना हो जाए। मतलब अर्थव्यवस्था जो है जब तक के से के स्टार पोजीशन तक ना पहुंच जाए, तब तक वहाँ पर पूंजी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा और बचत घटते जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है के स्टार तक। देखिए यहाँ लिखा हुआ, अर्थव्यवस्था बिंदु K1 से दाईं ओर को प्रति व्यक्ति पूंजी के स्टार तक बढ़ेगी। मतलब है ना, जो है पूंजी K1 से किधर बढ़ती जाएगी? के स्टार तक बढ़ती जाएगी। किस ओर बढ़ेगी? दाईं ओर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इसका कारण है ये कि पूंजी जो है बचत के इक्वल होने के लिए बढ़ेगी। इक्वल होने के लिए क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये एक ऐसा पोजीशन है जहाँ अर्थव्यवस्था क्या होती है? स्थिर होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय उत्पादन Y1 से बढ़कर Y स्टार हो जाएगा और साथ साथ में है ना इनकम भी बढ़ेगा। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, ये Y1 देख रहे हैं ना, ये Y1 दिखा रहा है, ये यहाँ प्रोडक्शन यानी आय को दिखा रहा है। किस पोजीशन में दिखा रहा है? कि ये बचत जो है, ये बचत बी वाले पोजीशन में जो बचत है, उस पर उनका आयत कितना था? Y1 था। अगर बचत एस है तो उनका आय कितना हो गया? Y स्टार। तो यानी इनकम कहाँ? ऊपर की ओर बढ़ी, माने इनकम ज़्यादा हो गई, आय क्या हो गई? बढ़ गई। आय क्या हो गई? बढ़ी। कब बढ़ी? जब लोग अपना पूंजी बढ़ने लगा। जैसे जैसे पूंजी बढ़ा और बचत कम होता गया, तो वैसे वैसे लोगों की आय क्या होने लगी? बढ़ने लगी। देखिए सिंपल वर्ड में ऐसे भी समझ सकते हैं, अपने कॉमन सेंस से भी। लोग अपनी बचत का हिस्सा बिजनेस में लगा रहे, पूंजी बढ़ रहा है। पूंजी में अगर लगाएं, बिजनेस में पैसा लगाएं, तो लोगों का, वहाँ काम करने वाले लोगों का क्या बढ़ने लगेगा? इनकम भी बढ़ने लगेगा, है ना? तो ये कब तक बढ़ेगा? जब तक पूंजी और सेविंग इक्वल ना हो जाए, है ना? तो इसीलिए यहाँ लगे हैं Y1 से पोजीशन कहाँ पहुँच गए? Y स्टार। इसके विपरीत यदि प्रति व्यक्ति पूंजी K2 पर हो, तो SY N प्लस डी के
मन एन प्लस डी के ज़्यादा होगी और एस वाई क्या होगा, कम होगा, यानी बचत कम होगा और पूंजी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो ये कौन से पोजीशन की बात कर रहे हैं, के टू में। के टू में क्या ज़्यादा है, के टू में पूंजी ज़्यादा है और बचत क्या है, कम है। माने ई जो पोजीशन है वो बचत का पोजीशन, एफ जो पोजीशन है वो निवेश या पूंजी का पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पूंजी ज़्यादा है और बचत क्या है, कम है। तो इस कंडीशन की बात करें, पूंजी ज़्यादा है और बचत कम है, तो इसी स्थिति में क्या होगा, जस्ट अपोजिट की बात कर रहे हैं। यहाँ ये हो गया, पूंजी ज़्यादा बचत कम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अब लोग क्या करेंगे। अब देखिए अस्थिर की अवस्था में, तो ऐसे कंडीशन में सोलो ने बताया कि अब वो पूंजी को कम करने लगेंगे और सेविंग को बढ़ाने लगेंगे। देखिए पूंजी कैसे कम होगा, पूंजी कम होगा, लोग अब बिजनेस से पैसा को निकालने लगेंगे। पैसा जैसे ही बिजनेस से निकालने लगें तो हमारा बचत क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब बचत बढ़ रहा है, अब और पूंजी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब पूंजी कम होने से एक काम और होगा, इनकम भी क्या होगी, लोगों की घटने लगी, क्योंकि बिजनेस से पैसा तो निकाल लिया जा रहा है, तो लोगों की आय भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझे ना। तो हम इस चीज़ों को वही लिखे हैं, जिससे प्रति व्यक्ति पूंजी क्या होगी, घटेगी, अर्थव्यवस्था बाईं ओर के स्टार तक गति करेगा। अब जैसे के टू से अब किधर गति करेगा, के स्टार तक, के स्टार की ओर गति करेगा, है ना। के स्टार कौन सा पोजीशन, स्थिरता की पोजीशन है, और इधर गति कर रहा है, तो क्या हो रहा है, लोगों की आय भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। लोगों की आय क्यों कम हो रही है, पूंजी को निकाल लिया जा रहा है। पूंजी को क्यों निकाल लिया जा रहा है, इसका कारण है क्योंकि बचत और पूंजी इक्वल हो जाए। ऐसा क्यों, यहाँ के टू पोजीशन में क्या थी, वहाँ पूंजी ज़्यादा थी और बचत क्या थी, कम थी। इसीलिए पूंजी को कम किया जा रहा है और पूंजी निकालने से बचत क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। वही लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ हम बताना चाह रहे हैं कि सुस्थिर अवस्था की विशेषता। सुस्थिर अवस्था की दो विशेषता है, उस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। अर्थव्यवस्था तब तक सुस्थिर बना रहेगा जब तक किसी अन्य चर में परिवर्तन नहीं हो। अर्थव्यवस्था तब तक स्थिर ही रहेगा जब तक कोई चर में परिवर्तन ना हो। इसका मतलब क्या समझे, चर का मतलब हो या तो पूंजी या फिर बचत, या बचत और पूंजी में कोई भी अगर वृद्धि कर रहा है तो स्थिरता से अर्थव्यवस्था हट जाएगा, समझे ना। तो वही चीज़ों को पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता ये है, अर्थव्यवस्था सदैव सुस्थिर अवस्था की ओर चलेगी। अर्थव्यवस्था जब भी है ना सुस्थिरता की ओर चलेगी, जहाँ स्थिर की अवस्था है। देखिए यहाँ से स्थिरता की ओर चल रही है, के वन पोजीशन दाईं ओर, के टू पोजीशन से बाईं ओर। ये जो बोल्ड कलर लाइन था वो कौन सा, स्थिरता का पोजीशन है। स्थिरता का पोजीशन क्यों है, क्योंकि यहाँ बचत और निवेश दोनों क्या है, इक्वल है, एक ही जगह पॉइंट में आ रहा है ना। तो यहाँ वही है, सुस्थिरता की दूसरी विशेषता क्या है, ये सदैव सुस्थिर अवस्था की ओर चलेगा। जो जहाँ भी स्थिरता है वो स्थिर होना चाहेगा, अस्थिर है इधर भी स्थिर होना चाहेगा, इधर भी अस्थिर है तो स्थिरता की ओर चलेगा। यानी हम सुस्थिर अवस्था की दो विशेषता पढ़ रही है कि देखो पहला पढ़े कि स्थिरता से, स्थिरता में तब तक बनी रहेगी जब तक कोई भी चर में परिवर्तन ना आए। परिवर्तन का मतलब कौन से चर में परिवर्तन आए, या तो पूंजी या फिर निवेश में कोई बदलाव ना आए, तब तक स्थिर रहेगी। दूसरी पोजीशन क्या है कि जहाँ भी हो अर्थव्यवस्था में वो सदैव स्थिर की ओर गति करेगा, है ना। जिस भी पोजीशन में अर्थव्यवस्था है लेकिन वो स्थिरता की ओर गति करेगा। अब हम समझेंगे कि समीकरण प्रति व्यक्ति पूंजी के आधार पर, एक समीकरण है जो सोलो ने दिए थे प्रति व्यक्ति पूंजी के आधार पर। ये छोटा के है ना, छोटा के दिखा रहा है कि प्रति व्यक्ति पूंजी, और बड़ा के टोटल पूंजी, और बड़ा है कुल श्रमिक, है ना। अगर कुल श्रमिक से टोटल पूंजी को डिवाइड करेंगे ना तो हम हमारा निकल जाएगा प्रति व्यक्ति पूंजी। इसको नहीं समझ में आए तो सिंपल वर्ड में समझते हैं। टोटल मान लेते हैं इनकम 1,000 रुपये है और 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति के पीछे कितने पूंजी है, 100 रुपये की पूंजी है, या 100 रुपये आय है। 1,000 रुपये में 10 से भागा कर दिए तो निकल गया 100 रुपये। ये क्या लिखा, प्रति व्यक्ति आय, या फिर कहें प्रति व्यक्ति पूंजी, जो भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ ये बताने का प्रयास किए कि कोई भी टोटल में से अगर जिससे भी भागा देंगे उसका प्रति निकल जाएगा। तो हम किससे भागा दे रहे, श्रमिक का से, तो प्रति श्रमिक जो पूंजी है निकल जाएगा। टोटल पूंजी को डिवाइड करेंगे तो छोटा के बराबर बड़ा के बाय एल, समझे।
हम देखिए इसको एक संबंध स्थापित करने के लिए सोलो ने क्या किया, दोनों ओर लोग से भागा दे दिए। लोग लोग जिनका मैथ का पोर्शन अगर अच्छा नहीं है तो उनको तो ये थोड़ा सा टफ लगेगा, और लेकिन फिर भी समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा हमारा प्रयास रहेगा आप लोगों को समझाना। देखिए यहाँ क्या कर लिए, लोग ले लिए, लोग बराबर लोग के माइनस लोग एल, लोग के माइनस लोग एल, ठीक है। लोग के ये ऊपर वाला है, और लोग एल, देखिए लोग जब भी लगाते हैं ना तो बटा के लिए माइनस का यूज होता है, तो यहाँ माइनस लोग एल, बटा के लिए माइनस और लोग एल, ठीक है। अब टी के साथ छेद में अवकल करने पर, अवकल का मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको कहते हैं। देखिए टी के आधार पर हम अवकल कर रहे हैं। अब टी के आधार पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टी ही जो समय के साथ है ना पूंजी में मूल्य ह्रास होता है, इसीलिए किए हैं। देखिए 1/k डी के बटा डी टी, जैसे लोग का अगर जब भी डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे ना तो ये नीचे आ जाता, बटा में आ जाता, ऊपर में तो नीचे 1/k हो गया। और टी के साथ में कर रहे हैं और के को कर रहे हैं, तो डी के बटा डी टी इक्वल टू लॉग को के को किए तो 1/k हो गया। किसके साथ शेप में कर रहे हैं, टी के, वही लिखा हुआ डी के बटा डी टी, माइनस का माइनस 1/l, इसी प्रकार डी एल बटा डी टी। मैंने सारे को डी टी के रिस्पेक्ट में किया, इसीलिए नीचे डी टी 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 आया है। डिफ्रेंशिएटिंग का साइन है डी। अब देखिए ये तीन इसको इक्वल माना गया, इसको हमें सोलो ने सारे को इक्वल माना। ये क्या है, ये बचत है। बचत सोलो ने बताया जितने सारे लोगों का बचत है वो लोग निवेश करने में यूज करते हैं, और निवेश जब करते हैं तो पूंजी में क्या होता है, बदलाव आता है। तो वही चीज़ों को यहाँ बताया है कि जितना सारा बचत है वो किसके इक्वल में माना गया है, निवेश के ऊपर में। और निवेश करने से क्या होता है, पूंजी में बदलाव आता है। पूंजी में बदलाव के लिए क्या साइन होता है, डी के बटा डी टी। जो डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं वो बदलाव को डिनोट करता है ना, चेंज को डिनोट करता है। अब देखिए यहाँ 1/l डी एल डी टी, डी एल बटा डी टी, डी एल बटा डी टी, सॉरी यहाँ पर देखिए डी एल बटा डी टी समझेंगे, 1/l डी एल बटा डी टी। इसको एल कैप से यानी श्रमिक में वृद्धि दर, 1/k डी के बटा डी टी, इसके लिए कै कैप यानी प्रति श्रमिक पूंजी की वृद्धि दर को डिनोट कर रहा है। माने ये पोर्शन श्रमिक में वृद्धि दर, ये पोर्शन प्रति व्यक्ति पूंजी में वृद्धि दर। इसको शॉर्ट में लिखे एल कैप, इसको शॉर्ट में लिखे के कैप, के कैप। जहाँ के कैप है वो समझ जाएंगे श्रमिक में वृद्धि दर, प्रति श्रमिक में वृद्धि दर। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे, ये छोटा के डी के बटा डी टी, यहाँ ध्यान रखेंगे ये छोटा के है और ये बड़ा के की बात की गई है। ये कुल पूंजी की बात की गई है और ये प्रति व्यक्ति पूंजी की। तो जहाँ छोटा के है इसके लिए के कैप का यूज किए हैं। देखिए ध्यान दें, के कैप इसको हटाएं तो के कैप को लगा दिए, 1/k, वो 1/k ही लिखे, डी के बटा डी टी, डी के बटा बड़ा के वाला। इसके लिए हम बोले ये सारा इक्वल होगा तो इसको हटा करके हमको क्या यूज करना पड़ा है, एस वाई को, और माइनस का माइनस, और इस चीज़ों को हटा करके एल कैप का यूज किए। और फिर आगे क्या हुआ है, के कैप 1/k एस वाई, यहाँ माइनस है, माइनस एन क्यों यूज किए, तो हाँ सोलो ने ये बताया था कि जितने सारे लोग हैं वो सारे श्रमिक हैं। तो यानी अगर श्रमिक में वृद्धि हो रही है यानी लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो सोलो ने माने कि अगर एन परसेंट की दर से, एन रेट से अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो श्रमिक भी बढ़ेगा। इसे श्रमिक एल कैप को हटा करके वहाँ क्या यूज किए, एन का यूज किए। अब देखिए यहाँ ये प्रति श्रमिक है, लेकिन ये और ये बड़ा वाई प्रति श्रमिक नहीं है। बड़ा डिनोट कर रहा है टोटल को और छोटा डिनोट करता है प्रति श्रमिक को। इसीलिए प्रति श्रमिक में लाने के लिए वाई और के दोनों को किससे डिवाइड कर दिए हैं, एल से। वाई को भी एल से, नीचे के वाई, मैंने दोनों ऊपर भी डिवाइड किया नीचे भी डिवाइड किए ताकि बैलेंस बना रहे। देखिए एस वाई बाय एल, के बाय एल माइनस एन, दोनों तरफ किए ताकि बैलेंस बने। अब देखिए वाई को जैसे ही एल से डिवाइड हुआ यानी प्रति में पहुंच गया, प्रति व्यक्ति में पहुंच गया, प्रति श्रमिक में पहुंच गया। तो प्रति श्रमिक में जैसे ही पहुंचा तो बड़ा वाई के लिए क्या यूज होगा, छोटा वाई, और बड़ा के लिए क्या यूज होगा, छोटा के, माइनस का माइनस एन का एन। तो सोलो ने अपने पूंजी में वृद्धि दर को दिखाने के लिए ये फार्मूला दिए। देखिए ये फार्मूला भी होगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग कर दी, ये फार्मूला हम इससे पहले पढ़ाए भी थे, y बराबर एफ के, y को हटा करके क्या यूज किया गया है, एफ, एस का एस,
y को हटाए हैं, y को हटा करके क्या यूज किए, f के बटा के माइनस का माइनस n का है, समझे कि नहीं। और ध्यान से रखेंगे कि ये जो फार्मूला आया है ये हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए। के कैप, अब देखिए स्थिर अवस्था जब होता है ना तो पूंजी में कोई बदलाव आता नहीं है, इसीलिए मान लिए के कैप बराबर जीरो, तो ये दोनों पोर्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, दोनों पोर्शन का वैल्यू जीरो, एन माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, यानी एन का वैल्यू क्या हो गया, एस एफ के बटा के, एफ मतलब फंक्शन, के मतलब पूंजी, प्रति व्यक्ति पूंजी, और एस मतलब बचत को दिखा रहा है। और इस प्रकार ये हम आज समझ गए अस्थिर अवस्था के साथ साथ प्रति व्यक्ति पूंजी के आधार पर समीकरण को भी समझे, जो सोलो ने ये बताया कि सरकार ऐसी नीतियां लाती है जो बचत के लिए लोगों को प्रोत्साहन को मजबूती देती है, माने सरकार ऐसी कुछ नीति बना देती है जिससे क्या हो जाए, बचत लोग ज्यादा करने लगे, बचत के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है सरकार, जिससे बचत की दर में उच्च दर और पूंजी श्रम अनुपात को बढ़ा देता है। जैसे अगर बचत की दर अगर ज्यादा हो गई तो इससे क्या बढ़ जाता है, पूंजी और श्रम अनुपात, पूंजी और श्रम अनुपात के बारे में जानते हैं कि क्या बढ़ जाता है। यहाँ लिखा हुआ है पूंजी और श्रम का अनुपात बढ़ता है, पूंजी और श्रम का अनुपात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पूंजी और श्रम अनुपात का मतलब ये हो गया कि पहले अगर लोग एक श्रम 200 रुपए का पूंजी मान लेते थे, तो अब प्रति श्रमिक के पास 250 रुपए, यानी 50 रुपए क्या हो गया, पूंजी बढ़ गया। मतलब एक श्रमिक के पीछे जो भी पूंजी बढ़ता है उसको कहते हैं पूंजी श्रम अनुपात में वृद्धि। पूंजी श्रम अनुपात में वृद्धि किस से क्या समझे, पूंजी श्रम अनुपात से वृद्धि का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति के पीछे जितना पूंजी बढ़ गया, एक व्यक्ति के पीछे जितना पूंजी बढ़ गया, मान लेते हैं पहले एक व्यक्ति के पीछे 200 रुपए पूंजी था, अब व्यक्ति के पीछे 250 रुपए हो गया, यानी 50 रुपए क्या हुआ, एक व्यक्ति के पीछे पूंजी बढ़ गया, यानी पूंजी और श्रम का अनुपात बढ़ा, पूंजी और श्रम का अनुपात बढ़ा। पहले 200 रुपए था पूंजी, अब एक व्यक्ति के पीछे कितने पैसे हैं, 250 रुपए, यानी क्या समझे इससे कि पूंजी और श्रम का अनुपात में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ये क्यों हुआ, बचत की दर में वृद्धि होने से। आगे देखते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था उच्च पूंजी श्रम अनुपात की ओर खिसक जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था किस ओर खिसक जाती है, ऊंची पूंजी श्रम अनुपात की ओर खिसक जाती है। और ये खिसक जाती है, इस चीजों को हम ग्राफ में भी समझेंगे आगे। अब देखिए, अधिक बचत का मतलब हुआ अधिक निवेश, और अधिक निवेश का मतलब क्या हुआ, अधिक शेयर पूंजी, और अधिक शेयर पूंजी का मतलब ये हुआ अधिक प्रति व्यक्ति आय। मतलब सोलो ने, देखिए ये पॉइंट को मान लिया जिसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। सोलो ने ये कहे कि अगर बचत बढ़ेगा, ये सोलो द्वारा माना गया है, हम नहीं मान रहे, ध्यान रखेंगे। सोलो ने ये कहा कि लोग जितना पैसा को बचाते हैं उतना निवेश कर देते हैं, और जब निवेश करने का मतलब क्या हुआ, वो पैसा को बिजनेस में लगा देना। अब बिजनेस में जैसे ही वो पैसा गया तो वो क्या बन गया, एक तरह का पूंजी बन गया। तो सोलो ने ये कहे कि बचत जो है निवेश के बराबर होते हैं, और निवेश किसके बराबर होते हैं, पूंजी के बराबर, यानी तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। अगर लोगों के पास उदाहरण के रूप में 500 रुपए बचाते हैं तो 500 रुपए वो क्या करेंगे, निवेश करेंगे। अब 500 रुपए निवेश किए तो 500 रुपए पूंजी में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब पूंजी अगर बढ़ गया तो लोगों का आय भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ये सोलो का कहना था। वही चीजों को हमने यहाँ कहा है कि अधिक बचत का मतलब क्या हुआ, अधिक निवेश, और अधिक निवेश का मतलब अधिक शेयर पूंजी, और अधिक शेयर पूंजी का मतलब अधिक बिजनेस में लगा हुआ पैसा का मतलब अधिक प्रति व्यक्ति आय, माने अधिक प्रति व्यक्ति आय। आप समझते हैं, इस मॉडल में बचत दर प्रति व्यक्ति पूंजी के स्तर का प्रमुख निर्धारक है। मैंने सोलो मॉडल में अगर
प्रति व्यक्ति पूंजी का अगर निर्धारक पूछा जाए तो सिंपल वर्ड में कहेंगे केवल बचत की दर ही है जो प्रति व्यक्ति पूंजी का निर्धारक है। प्रति व्यक्ति पूंजी कितना रहेगा, ये केवल का केवल मुख्य रूप से डिपेंड करता है बचत की दर पर। ये सोलो का कहना था। चलिए अब जानते हैं आगे। बचत की दर अस्थायी बदलाव का अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर केवल अस्थायी प्रभाव पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे ध्यान से कि बचत की दर का अस्थायी बदलाव, यानी बचत की दर अस्थायी रूप से बदल रहा है। पहले लोग 10% बचाते थे, अब लोग 20% बचाने लगे और पूरे अस्थायी रूप से बदल गया। लेकिन ये आर्थिक वृद्धि दर की बात कहें या अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर केवल अस्थायी प्रभाव पड़ेगा, यानी कुछ समय तक ही वो 20% बना रहेगा। जो बदलाव आया है बचत की दर से बदलने से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में जो बदलाव आया है वो कुछ समय तक बचत की दर के अनुसार वृद्धि बना रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो पहले जैसे ग्रोथ कर रहा था, पहले जैसे वृद्धि कर रहा था, अर्थव्यवस्था की वृद्धि हो रही थी, फिर से वही कंडीशन में पहुंच जाएगा। इसका मतलब सिंपल वर्ड में समझें कि बचत की दर में अस्थायी बदलाव आया, इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था के वृद्धि पर केवल अस्थायी बदलाव आता है, अस्थायी रूप से केवल वृद्धि करता है। इसी को सोलो के थ्रिफ्ट का विरोधाभास कहा जाता है। इसी को सोलो के थ्रिफ्ट का विरोधाभास कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सोलो के थ्रिफ्ट का विरोधाभास किसे कहा जाता है, तो सिंपल वर्ड में ये जवाब देंगे कि बचत की दर में अगर अस्थायी परिवर्तन आ रहा है, उसके बावजूद भी आर्थिक वृद्धि दर में जो होगा वो अस्थायी प्रभाव पड़ेगा, अस्थायी रूप से प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अस्थायी वृद्धि केवल तकनीक के परिवर्तन या सुधार के माध्यम से ही संभव है। सोलो ने बताया कि अगर आर्थिक वृद्धि दर या अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि को बढ़ाना है, अच्छे तरीके से बढ़ाना है, तो केवल ये तकनीक में परिवर्तन कर दिया जाए या तकनीक में सुधार किया जाए, इसी से ही केवल अर्थव्यवस्था में वृद्धि बढ़ सकती है, वो भी अस्थायी रूप से। देखिए, ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे। बचत की दर से केवल आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगी लेकिन अस्थायी रूप से, लेकिन अस्थायी रूप से जो वृद्धि होगी केवल तकनीक के परिवर्तन से, तकनीक के सुधार से। समझ गए ना? अब ये जितनी सारी चीजों को पढ़े हम इस ग्राफ में अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले समझते जो एक्स एक्सिस है वो प्रति व्यक्ति पूंजी है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है ना? ये प्रति व्यक्ति पूंजी, और ये जो है ना जो वाई अक्ष में है ये है प्रति व्यक्ति आय, माने एक व्यक्ति के पीछे कितना इनकम है। प्रति व्यक्ति, पर व्यक्ति माने एवरेज इनकम एक व्यक्ति का कितना है वो बताता है। प्रति का मतलब वो एवरेज समझ सकते हैं। देखिए, ये प्रति व्यक्ति पूंजी माने एक व्यक्ति के पीछे एवरेज औसत पूंजी कितना है वो है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय का मतलब एक व्यक्ति के पीछे औसतन आय कितना है वो बताया गया। देखिए यहाँ ये स्ट्रेट लाइन जो जा रहा है ना वो निवेश को डिनोट करता है। निवेश समझेंगे ध्यान से, ये निवेश को डिनोट करता है। और निवेश किसके इक्वल में होता है? निवेश ध्यान से समझेंगे, निवेश जो होता है वो पूंजी के इक्वल में। हम अभी बताएं कि लोग 500 रुपये बचाए, 500 रुपये वो बिजनेस में लगाना चाहिए। जैसे ही बिजनेस में लग गया वो 500 रुपये वो एक तरह का पूंजी बन गया। तो यानी पूंजी और निवेश दोनों इक्वल होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन निवेश को दिखा रहा है, ये कर्व लाइन, दो गो कर्व लाइन ये बचत की दर को दिखा रहा है। पहला कंडीशन में जो बचत की दर जब एक स्थिर अवस्था में था अर्थव्यवस्था, उस समय का बात कर रहा है, लेकिन बचत की दर से वृद्धि होने के बाद का पोजीशन ए डैश दिखा रहा है, यानी ये एस डैश एफ के, ये कब का पोजीशन है? जब बचत की दर वृद्धि हो गई तब का, ठीक है ना? तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन निवेश है उसको अगर बचत की दर वृद्धि हो रही है तो उसको ऊपर की ओर काट रहा है। देखिए ध्यान से समझेंगे, ये पॉइंट को बढ़िया से ध्यान देंगे कि अस्थिरावस्था बिंदु ए से ए डैश यानी पहले की तुलना में ऊपर और कहाँ है? दाईं ओर है।
मतलब यहाँ अस्थिर अवस्था जो बिंदु है ना वो ए से ए डैश की ओर है। ए था, अब अस्थिर अवस्था बिंदु कहाँ पहुंच गया, ए डैश में। क्यों पहुंचा, बचत की दर बढ़ने के कारण पहुंचा, क्योंकि बचत की दर देखिए अपना पोजीशन तो बदल है ना, तो इसीलिए साथ साथ में ये ऊपर भी पहुंच गया और किधर पहुंचा, दाईं ओर, और इसका कारण भी हम जानेंगे आगे। देखिए और दूसरा चीज है, ये ग्राफ को एक बार ग्राफ में देखिए ध्यान से कि यहाँ बचत की दर बदला, बचत की दर बदला, ये वाला देखेंगे ध्यान से, बचत की दर बदला तो अस्थिर अवस्था का बिंदु भी शिफ्ट किया, लेकिन इससे दो मेन प्रभाव पड़ा, दो को मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा। पहला क्या प्रभाव पड़ा, पूंजी भी बढ़ गया, देख लीजिए ये ग्रीन कलर लाइन। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा, आय भी बदल गया। ये लाइन को कैसे खींचे, ये लाइन हमेशा स्थिर अवस्था बिंदु से खिंचाता है। दो स्थिर अवस्था बिंदु था ना, पहले का आरंभिक स्थिर अवस्था बिंदु ए और बाद में स्थिर अवस्था बिंदु ए डैश। तो यहाँ देखिए आय भी बढ़ा है ना। तो हम यहाँ इस ग्राफ में मुख्य रूप से मेन रूप से एक ही चीज समझे कि बचत की दर बढ़ा, बचत की दर बढ़ा मतलब एस एफ के से एस डैश एफ के गया, तो दो चीज बढ़ा, प्रति व्यक्ति पूंजी भी बढ़ गया, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गया। पोजीशन कहाँ पहुंचा, वाई से वाई स्टार से वाई डबल स्टार, के स्टार से के डबल स्टार। पोजीशन कहाँ पहुंचा, ए से ए डैश। बचत की दर कैसे परिवर्तन हुआ, पहले एस एफ के था तो एस डैश एफ के था। एन प्लस डी के क्या है, एक निवेश है जो किसके बराबर में रहेगा, पूंजी के बराबर में रहेगा। अब हम इस पॉइंट को समझते हैं, बचत की दर वृद्धि होने से बचत वक्र एस एफ के से ऊपर की ओर खिसक कर एस डैश एफ के पर आ जाता है। माने बचत की दर अगर बदलता है तो ये बचत की दर बदलता है तो बचत का जो वक्र होता है, बचत का वक्र देखिए इसको कहते हैं, ये जो वक्र देख रहे हैं ना ब्लू कलर का लाइन, ये वाला, ये बचत का वक्र किधर खिसक जाता है, ऊपर की ओर खिसक जाता है। कब, जब बचत में वृद्धि, बचत की दर में वृद्धि होती है, तब बचत की दर में जब वृद्धि होती है तो बचत वक्र एस एफ के, बचत वक्र एस एफ के ऊपर की ओर खिसक कर कहाँ पहुंच जाता है, एस डैश एफ के पर पहुंच जाता है, जिससे अस्थिरावस्था पूंजी श्रम अनुपात के स्टार से के डबल स्टार में पहुंच जाता है। जो अस्थिरावस्था पूंजी श्रम अनुपात है, देखिए पहला स्थिरावस्था पूंजी श्रम अनुपात कहाँ था, ए पर था। अब दूसरा पूंजी श्रम अनुपात कहाँ पहुंच गया, ए डैश में पहुंच जाता, ए डैश में पहुंच गया। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि अस्थिर अवस्था पूंजी श्रम अनुपात पहले के स्टार में था, अब धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया, के डबल स्टार में पहुंच जाता है। कब ऐसा होता है, जब बचत की दर में वृद्धि होती है तब। अब देखिए, अच्छा स्थिरावस्था बिंदु ये दोनों को क्यों कह रहे हैं, इसका मेन कारण है कि यहाँ पर बचत और निवेश या बचत और पूंजी दोनों क्या है, बराबर है। जहाँ भी बचत और निवेश दोनों बराबर हो जाए उसको कहते हैं स्थिर अवस्था बिंदु। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ना, ये क्या है, निवेश का, और ये पॉइंट, ये इस पॉइंट में बचत और निवेश दोनों बराबर है, और यहाँ भी बचत और निवेश दोनों, ये निवेश और ये बचत दोनों बराबर है, इसीलिए इस बिंदु को स्थिरावस्था बिंदु कहा जाता है। देखिए जिससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर वाई स्टार से वाई डबल स्टार में पहुंच जाती है। प्रति व्यक्ति आय भी कहाँ पहुंच जाती है, वाई स्टार से कहाँ पहुंच जाती है, वाई डबल स्टार में पहुंच जाती है। मतलब इसमें हम दो सिंपल वर्ड में समझ गए, दो चीज सिंपल वर्ड में समझे, ध्यान से गौर कीजिएगा कि बचत की दर में परिवर्तन होने से पहला पूंजी श्रम अनुपात बढ़ गया, दूसरा प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गया, ये दो चीज बढ़े हैं। अब देखिए, अब ग्राफ में हम दो तरफ खिसके हैं, एक ऊपर की ओर खिसका है, देखिए ध्यान से समझेंगे, एक ऊपर की ओर खिसक रहा है, देखिए ऊपर की ओर खिसक रहा है,
ग्राफ में अगर पूंजी श्रम अनुपात का ग्राफ का फिगर बढ़िया देखेंगे तो पहला ऊपर की ओर खिसक रहा है। ऊपर की ओर खिसकना क्या बताता है? आय में बढ़ गया, प्रति व्यक्ति आय में क्या हुई? वृद्धि हुई। ग्राफ में अगर ऊपर की ओर खिसक रहा है वक्र, तो क्या दिखा रहा है? प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई, ये ग्रीन कलर देखेंगे। दूसरा, दाईं ओर खिसकना, जो दाईं ओर खिसक गया ना, दाईं ओर ध्यान देंगे, एक ऊपर की ओर किसका, दूसरा दाईं ओर, रेड कलर से दिखाएं, ए से ए डैश, ए से ए डैश, किधर खिसक रहा है? दाईं ओर। ये क्या दिखा रहा है? पूंजी में बढ़ोतरी होना, पूंजी में बढ़ोतरी होना, माने पूंजी भी बढ़ गया। इधर देखिए दाईं ओर खिसका ना, जो पूंजी में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। माने ग्राफ में दो जगह खिसक रहा है, दो जगह शिफ्ट हो रहा है। ऊपर की ओर खिसक रहा है तो आय में वृद्धि को बता रहा है, और दाईं ओर खिसक रहा है, ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है पूंजी में बढ़ोतरी हो, प्रति व्यक्ति पूंजी में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। तो इस प्रकार हम समझें इसमें कि इस प्रकार के सोलो ने क्या बताया कि बचत की दर में वृद्धि से का प्रभाव अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसको हम अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझें। इस वीडियो में क्या समझें? इस वीडियो में ये चीज़ समझें कि बचत की दर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में या आर्थिक वृद्धि दर में क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम समझें, और ये भी जानें कि सोलो ने इसके बारे में क्या क्या बताया। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे सोलो मॉडल का एक नया टॉपिक, जिनका नाम है जनसंख्या में वृद्धि का प्रति व्यक्ति आय तथा आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव। जानेंगे सोलो ने इसके बारे में क्या बताया। सोलो ने बताया कि जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति पूंजी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सोलो बोले कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय भी कम होने लगती है और प्रति व्यक्ति पूंजी भी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। दूसरे शब्द में ये बताएं कि प्रति व्यक्ति पूंजी को स्थिर बनाए रखना है तो पहले से अधिक निवेश और बचत दर की जरूरत होगी। सोलो बताएं कि अगर इसको स्थिर बना करके रखना है, प्रति व्यक्ति है और प्रति व्यक्ति पूंजी दोनों को स्थिर रखना है। जैसे कि पहले प्रति व्यक्ति आय थी 100 रुपया, तो उसको स्थिर बना के 100 को 100 में ही रखना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा? पहले से अधिक निवेश और साथ साथ बचत की दर को बढ़ाना होगा। मैंने जो हम सेविंग कर रहे थे वो 10% की दर से उस सेविंग रेट को बढ़ाना होगा। मैंने 10% के जगह 20% या उससे अधिक करना होगा, ताकि हम प्रति व्यक्ति आय को स्थिर बना करके रख सकें। यदि कोई दो देशों की जनसंख्या समान गति से बढ़ रही है, यहाँ ध्यान रखेंगे किसके बारे में समान गति की बात कर रहा है? अगर कोई दो देश है उसमें जनसंख्या बढ़ने की गति एक समान है, मतलब मान लेते दो देश, एक इंडिया और चाइना की बात हो रही है, दोनों की जनसंख्या बढ़ने की गति एक समान है, यानी इंडिया में भी 10% बढ़ रहा है और चाइना में भी 10% की दर से बढ़ रहा है, तो क्या होगा? उनमें उत्पादन फलन व बचत दर समान है। अगर उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन भी समान है और साथ साथ में क्या है, सेविंग रेट भी सेम है, प्रोडक्शन और सेविंग रेट दोनों क्या है? बराबर है, बराबर गति से बढ़ रहे हैं, है ना? तो क्या कह रहा है आगे? तो अंततः समान प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त होगी। तो अंत में क्या होगा? समान प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, माने दोनों कंट्री का जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये सोलो का कहना था। सोलो का कहें इस पॉइंट को बढ़िया से समझेंगे कि अगर दोनों देश में जनसंख्या बढ़ने की दर यानी रेट सेम है, ये नहीं कह रहे कि जनसंख्या सेम है, जनसंख्या बढ़ने की रेट सेम है, तो और साथ साथ में सेविंग रेट भी सेम है, माने 10% से सेविंग लोग कर रहे हैं तो दूसरा देश में भी 10% से सेविंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं सोलो कि एक समय ऐसा आएगा कि प्रति व्यक्ति आय दोनों देश का सेम हो जाएगा। मतलब अगर एक देश का प्रति व्यक्ति आय 200 रुपये है, माने एक व्यक्ति के औसतन आय 100 रुपये है या 200 रुपये है, तो दूसरी कंट्री का भी प्रति व्यक्ति आय 200 रुपये होगा। ये सोलो का कहना था।
प्रति व्यक्ति आय को सेम करने का कितने कंडीशन, 2 कंडीशन। पहला, जनसंख्या को सेम रेट से बढ़ाना होगा, दोनों देश का जो रेट होगा बढ़ने का, औसतन रेट होगा वो सेम होना चाहिए। दूसरा, सेविंग रेट भी सेम रेट होना चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ, भारत जैसा गरीबी से ग्रस्त विकासशील देश भी यदि अमेरिका जैसे विकसित देशों की टेक्नोलॉजी को प्रयोग में ला कर अपनी बचत की दर को उनके समान कर ले तो वे भी ऊंची प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे। ये कह रहे हैं कि जो भारत का प्रति व्यक्ति आय है, मतलब हम देख लेते हैं भारत का प्रति व्यक्ति आय है और अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है, ये सेम हो सकता है। देखिए ये सेम हो सकता है, इसके लिए एक तरीका बताया है सोलो। देखिए भारत को सबसे पहले ये माने है कि ये गरीब देश है। भारत कैसा देश है, गरीब, और अमेरिका एक अमीर देश है। तो अमीर देश होने के कारण इसका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। मान लेते हैं कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 100 रुपये है और इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 100 रुपये है। लेकिन सोलो कहें कि ये दोनों कंट्री का प्रति व्यक्ति आय सेम हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि जो भारत को अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी, विकसित देशों की जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करना हो। जैसे अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी को भारत में भी उपयोग करना होगा। वही टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी अमेरिका में है वही टेक्नोलॉजी भारत में भी प्रयोग करना होगा। जिससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी के प्रयोग करने से क्या होगा, बचत दर बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी के प्रयोग करने से सेविंग रेट बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ना तो प्रोडक्शन में जितना ज़्यादा खर्च आता था वो खर्च कम हो जाएगा। जैसे कि अभी कंप्यूटर बहुत सारे आदमी का काम कर देता है, चैट जीपीटी बहुत सारे आदमी का काम तुरंत कर देता है। तो ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से वो बचत बढ़ रहा है। बचत कैसे बढ़ रहा है, अभी जैसे कि एक कंप्यूटर 10 आदमी का काम कर रहा है। अब अगर 10 आदमी को रखते तो उनके लिए हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ता। उस 10 आदमी की जगह हम केवल एक कंप्यूटर से काम कर रहे हैं। कंप्यूटर से काम करने के कारण क्या हो रहा है कि वो हमारा खर्चा बच रहा है। वो खर्चा बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बचत बढ़ा। बचत बढ़ने से क्या हो जाएगा, पूंजी बढ़ेगा। और यही कहें, सोलो कहें कि अगर सेविंग रेट बढ़ जाए तो दोनों देश का प्रति व्यक्ति आय सेम हो जाएगा। जैसे अमेरिका में सेविंग रेट है यानी बचत दर है, उसी प्रकार अगर भारत में भी हो जाए तो हमारा भी क्या हो जाएगा, माने दोनों देशों का प्रति व्यक्ति आय सेम हो जाएगा। इसके लिए भारत को क्या करना होगा, अमेरिका का टेक्नोलॉजी को भारत में उपयोग करना होगा। इससे क्या होगा, बचत दर बढ़ेगा। बचत दर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जो खर्च है वो बचेगा। खर्च बचने से बचत दर बढ़ा और बचत दर बढ़ने से प्रति व्यक्ति भी आय बढ़ जाएगा। अब समझते हैं आगे क्या कहें। अब देखिए यहाँ तक ये हुआ सोलो का बात। अब देखिए ये जो हम अभी जो बताए ना कि भारत और अमेरिका, एक समय ऐसा है कि जब प्रति व्यक्ति आय सेम हो जाएगा, उस कंडीशन को कहा गया, इंग्लिश में कहा जाता है कैचअप कर लिया गया। क्या कर लिया गया, कैचअप। इसीलिए कैचअप वर्ड का हम यूज किए हैं। अब देखिए ये जो लास्ट हम सेंटेंस के जो बात करेंगे, ये जो सेंटेंस है ये फिगर से रिलेटेड है। फिगर को समझेंगे, ये ग्राफ को समझेंगे ताकि हमको ये जो ऊपर पढ़ा है उस पॉइंट को समझने में आसानी हो। क्या लिखा हुआ है, यदि जनसंख्या वृद्धि की दर n से बढ़कर n डैश हो जाती है, माने जनसंख्या वृद्धि की दर पहले n थी, पहले क्या थी, n थी, अब क्या हो जाती है, n डैश हो जाती है, तो क्या होगा, इसका मतलब n प्लस डी की रेखा ऊपर की ओर झुक जाएगी। n प्लस डी की रेखा जो है, n प्लस डी की रेखा किधर चली जाएगी, ऊपर की ओर। कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर। वो ग्राफ में हम अभी दिखाएंगे, देखिएगा। यदि एस एफ के वक्र वही रहता, माने एस एफ के वक्र मतलब वही रहता है, एस एफ के वक्र यानी सेविंग रेट।
जो है वही का वही रहता है, तो क्या होगा? तो नई एन प्लस डी के रेखा एस एफ के वक्र को पहले की तुलना में बाईं ओर काटेगी। नए जो वक्र बनेगा वो किधर काटेगी? बाईं ओर काटेगी। किधर काटेगी? बाईं ओर। ध्यान देंगे, देखिए जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर कितना था? एन। अब फिर एन डैश प्लस डी के में पहुंच गई, यानी किधर घसक गई? बाईं ओर घस गई। किधर घस गई? ऊपर की ओर घस गई। तो यहाँ सारा पॉइंट को क्लियर किया, एन प्लस डी रेखा किधर घसक जाएगी? ऊपर की ओर। घस की कि नहीं? जनसंख्या बढ़ने से। और अगर एस एफ के रेखा वही का वही रहे, वही का वही रहे, देखिए ये का रेड कलर का, अगर एस एफ के रेखा देखिए ये वाला, सॉरी, एस एफ के रेखा अगर ये रहे, एस एफ के रेखा अगर ये रहे, मैंने वही का वही रहे, मैंने एस एफ के रेखा अपना स्थान को बदले नहीं। एस एफ के रेखा का मतलब क्या हुआ? जो सेविंग रेट है वो वही का वही रहे, तो क्या होगा? एन डैश प्लस डी के रेखा किधर हो जाएगा? एस एफ के वक्र को पहले की तुलना में बाईं ओर काटेगा। मतलब किधर काटेगा? बाईं ओर। देखिए पहले की तुलना में किधर काट रहा है? बाईं ओर। बाईं ओर माने देखिए यहाँ काट रहा है, देखिए इस जगह पर काटेगा। कब? जब एस एफ के रेखा वही रहेगा और जनसंख्या बढ़ जाएगा। कहाँ बढ़ जाएगा? एन डैश प्लस डी के, माने यहाँ जनसंख्या पहले था, स्थिर अवस्था एक पोजीशन में था, तो ए डैश पोजीशन में जैसे ही स्थिर अवस्था का कंडीशन आएगा तो वो उसको बाईं ओर काटेगा, बाईं ओर काटेगा। समझे कि नहीं? और एन डैश प्लस डी के रेखा किधर बढ़ जाएगा? ऊपर की ओर। तो यहाँ हम आगे बताने का ये प्रयास करेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा कि संतुलन अवस्था में प्रति व्यक्ति पूंजी और आय घट जाएगी। इससे क्या होगा? प्रति व्यक्ति पूंजी भी घटेगी और प्रति व्यक्ति आय भी घट जाएगी। देखिए यहाँ पर हम अच्छे तरीके से इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि कैसे हम ग्राफ में दिखा सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय और पूंजी दोनों घट गई। देखिए यहाँ पहले स्थिर अवस्था का कंडीशन इस जगह था, अब इस जगह हो रहा है, तो देखिए आय भी घट रही है, आय नहीं, यहाँ पूंजी घट रही है। देखिए पूंजी घट रही है ना, पीछे की ओर आ रही है। पहले पूंजी इतना था, अब जैसे ही जनसंख्या बढ़ा तो स्थिर अवस्था का कंडीशन घटा। अस्थिर अवस्था का कंडीशन कहाँ से? ए से लेके ए डैश में आया, यानी पीछे आ गया। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि पूंजी भी क्या हो गई? घट गई। साथ साथ में प्रति व्यक्ति आय भी घट गई। प्रति व्यक्ति आय कहाँ था? वाई स्टार में, अब कहाँ आ गया? वाई डबल स्टार में। मतलब ये नीचे आ गया। मतलब हम मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सोलो ने ग्राफ के माध्यम से भी प्रूव करके दिखा दिए कि अगर हकीकत में जनसंख्या बढ़ रही है और सेविंग रेट पहले का जैसा ही है, सेविंग रेट नहीं ना चेंज हो रहा है, देखिए एक ही जगह है ना सेविंग रेट, तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय और पूंजी दोनों कम हो जाएगी। प्रति व्यक्ति पूंजी भी कम हो गई और प्रति व्यक्ति आय भी नीचे की ओर चली गई। ये सोलो का कहना था और साथ साथ ग्राफ के माध्यम से भी सोलो ने समझा दिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सोलो मॉडल के एक नए टॉपिक के बारे में। उनका वो टॉपिक का नाम है कमियां, यानी सोलो मॉडल में क्या क्या कमी रह गई थी। कमियां का दूसरे शब्द में मतलब निकाले तो आलोचनात्मक वाक्य को जानेंगे और क्या क्या आलोचनात्मक बातें थी। तो पहले आलोचनात्मक बातें ये थी कि सोलो मॉडल कुछ अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। जैसे कि सोलो ने मान लिया था कि पूरे जो कंट्री है उसमें पूर्ण रोजगार पाया जाता है, मतलब जितने सारे श्रमिक है सब रोजगार प्राप्त है, मैंने कि एक भी ऐसे श्रमिक नहीं है जिसको रोजगार नहीं है, जबकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ लोग क्या हो रहते हैं? बेरोजगार रहते ही हैं। लेकिन सोलो ने क्या मान लिया? जितने सारे जनसंख्या है और वो सारे जनसंख्या श्रमिक है, मैंने सारे जनसंख्या एक लेबर है, सारे लेबर काम करते हैं। निवेश का बचत पर निर्भर होना, और जितने सारे निवेश को सोलो ने मान लिया था वो बचत पर ही निर्भर है, उसको और कहीं से लोन वगैरह मिलेगा नहीं। वो जितना सारा अगर निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, वो बचत रहेगा तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे ना तो नहीं करेंगे। मतलब ये लोन के कंसेप्ट को हटा दिए। मैंने लोन आदमी ले करके भी तो निवेश कर सकता है ना, अगर बिजनेस में पैसा लगाना है तो बैंक से लोन ले लिए और उसको इन्वेस्टमेंट कर दिए, निवेश कर दिए। लेकिन सोलो ने इसको इस कंसेप्ट को माना ही नहीं और डायरेक्टली कर दिए कि आदमी के पास बचत रहेगा तभी वो निवेश करेगा, जितना बचत रहेगा उतना निवेश करेगा। ये थोड़ा सा कमी रह गई, इनके बारे में जानकारी सोलो ने अच्छे से नहीं दी। मानवीय पूंजी स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जाना, मतलब सोलो ने क्या किया? मानवीय पूंजी को शामिल ही नहीं किए।
मैंने मानव पूंजी का मतलब क्या, शिक्षा और कौशल को शामिल ही नहीं किए। सोलो ने ये अपने मॉडल में बता दिए कि जितने सारे श्रमिक है ना वो सब एक ही जैसे हैं, मैंने सब एक ही जैसे काम करते हैं। मैंने ऐसा भी तो जबकि ऐसा जनरली संभव तो नहीं है कि सारे श्रमिक एक ही जैसा काम करते हैं, एक ही जैसा उन लोगों का काम करने की क्षमता भी, ऐसा तो नहीं है। ऐसा है अभी अगर वास्तविक दुनिया से जोड़ा जाए तो जो शिक्षित लोग होते हैं वो कुछ दूसरे काम को करते हैं, लेबर जो होते हैं वो कुछ और काम को करते हैं। मैंने जिसमें कौशल का गुण है, मैंने नया नया चीजों को सीखे, वो कुछ और काम करते हैं। लेकिन सोलो ने मानव पूंजी के बारे में जिक्र ही नहीं किया। वो सारे लोगों को एक श्रमिक, एक ही तरह श्रमिक की नजर से देखे। बंद अर्थव्यवस्था की धारणा को मानना जो वास्तविक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोलो मॉडल ने बंद अर्थव्यवस्था को माना। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आयात निर्यात हो ही नहीं रहा है, मतलब एक कंट्री के अंदर जितने सारे हैं सब अंदर में ही, कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है, कोई आयात निर्यात के कंसेप्ट को ही नहीं माना। जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा संभव ही नहीं है कोई भी देश डेवलप कर जाए बिना आयात निर्यात किए हुए। तो और यहाँ आगे हम बताए हैं कि आयात निर्यात जो व्यापार होता है वो आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आयात निर्यात नहीं होगा ना तो आर्थिक वृद्धि कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ये आर्थिक वृद्धि को महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, आयात निर्यात या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन सोलो ने इस कंसेप्ट को माना ही नहीं, अपने मॉडल में इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी। सरकारी नीतियां की अनदेखी करना, जैसे कर और सब्सिडी के प्रभाव को नहीं बताया गया। सरकारी नीतियां को सोलो ने अनदेखी कर दी। वो सरकारी नीति के जो कर का क्या प्रभाव है, यानी कर यानी टैक्स का क्या प्रभाव है, सब्सिडी से आर्थिक वृद्धि में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में सोलो ने कोई जानकारी नहीं दी। अल्पकालीन उतार चढ़ाव की अनदेखी हुई इस मॉडल में। इस मॉडल में है ना अल्पकालीन मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या कितना उतार चढ़ाव हो रहा है उसकी अनदेखी की गई। जितना बताया गया आर्थिक वृद्धि वो लंबे दीर्घकालीन यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया गया, यानी उतार चढ़ाव के बारे में बताया गया। लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। वास्तविक वृद्धि दर और आवश्यक वृद्धि दर के बीच में संतुलन की उपेक्षा की गई। मतलब सोलो ने इसकी जानकारी नहीं दी, वास्तविक वृद्धि दर और आवश्यक वृद्धि दर के बीच में क्या संबंध है, मैंने वास्तव में वृद्धि दर कितना हुआ और आवश्यकता कितना वृद्धि की थी, इसके बारे में सोलो ने कोई जानकारी नहीं दी। तो ये सारी क्या थी, सोलो मॉडल में कमियां थी। अगर कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें।